लास्ट वीडियो में हमने पहले 2 बैंड डिस्क्रिप्टर्स की बात की थी। आपने नहीं देखा ना तो एक बार जाके उसे देखिए। उसमें हमने डिस्कस किया था टास्क अचीवमेंट और कोहेरेंस एंड कोहेजन। हाँ, टास्क अचीवमेंट पहला था और कोहेरेंस एंड कोहेजन दूसरा था। आज हम बात करेंगे लेक्सिकल रिसोर्स की और ग्रामर से रिलेटेड जो आइल्स बैंड डिस्क्रिप्टर्स हैं उनकी, या आइल्स बैंड डिस्क्रिप्टर है उसकी। तो देखिए, लेक्सिकल रिसोर्स का मतलब क्या होता है? इसका सारा का सारा लेना देना ना वोकैबुलरी से है। अब इसमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देती हूँ एक एक करके। पहले तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि वोकैबुलरी की आपकी एक रेंज होनी चाहिए। एक रेंज होनी चाहिए, ये नहीं कि आप एक ही शब्द पकड़ के और उसको यूज़ कर रहे हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि आप कुछ अनकॉमन से वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको सच में अच्छा बैंड चाहिए तो आपको कुछ अनकॉमन वर्ड्स भी यूज़ करने चाहिए। बहुत सिंपल वर्ड्स, बहुत जेनरिक से वर्ड्स जैसे गुड, बैड, नाइस। एक हम शब्द कहते हैं थिंग, इट इज़ अ गुड थिंग, इट इज़ अ बैड थिंग, इट इज़ अ गुड थिंग टू डू समथिंग। वो सब करने से आप बचिए। देखिए, जैसे बैड है तो आप अनप्लेजेंट शब्द यूज़ कर सकते हैं, अनफॉर्चुनेट यूज़ कर सकते हैं, अनफेवरेबल यूज़ कर सकते हैं। जैसे इट वॉज एन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। बैड एक्सपीरियंस की जगह आप अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस लिखेंगे तो आपके बैंड बेटर होने की ऑब्वियसली चांसेस हो जाते हैं। या अनप्लेजेंट वेदर लिखेंगे, बैड वेदर नहीं लिखें। बैड एक बहुत ही जनरल सा वर्ड है, ठीक है। अनप्लेजेंट का मतलब समथिंग विच डजेंट सूट योर मूड। या फिर अगर आप जैसे अनफेवरेबल एटमॉस्फियर, अनफेवरेबल एटमॉस्फियर ठीक लगता है, बैड एटमॉस्फियर ठीक नहीं लगता। अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस, हाँ ये बेटर है। बैड सर्कमस्टांसेस ठीक नहीं लगता। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल से, डे टू डे के नॉर्मल से, सीधे साधे से शब्द नहीं यूज़ करें। थोड़े बहुत तो अपनी राइटिंग को अच्छी वोकैबुलरी से भरें, अच्छे एडजेक्टिव्स लर्न करें। फिर इट वॉज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। बैड इंसिडेंट की जगह, बुरी घटना की जगह एक अनफॉर्चुनेट, जो अनलकी किस्म की घटना थी वो हुई, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। या दुर्भाग्यपूर्ण के लिए हम शब्द यूज़ करते हैं अनफॉर्चुनेट। बुरी घटना थी ये बोलना उतना ठीक नहीं लगता जितना ये बोलना कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। आपका कमांड लैंग्वेज पे दिखता है। इसी तरह से जैसे शब्द है गुड, गुड की जगह आप यूज़ कर सकते हैं सुपीरियर, सेटिस्फैक्ट्री, एक्सेप्टेबल या फाइन। इट इज़ अ गुड क्वालिटी ब्लैंकेट की जगह आप फाइन ब्लैंकेट लिख सकते हैं, या इट वॉज अ सुपीरियर एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, या इट वॉज अ सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सी कॉन्टेक्स्ट में क्या शब्द ठीक है उसको सोच के आपको लिखना है। जैसे ये थिंग शब्द मैंने आपसे कहा, द थिंग इज़ दिस, द थिंग इज़ दैट, इट इज़ अ बैड थिंग, इनको मत यूज़ कीजिए। और ये जो शब्द होते हैं एक्चुअली, यू नो, इनका तो बिल्कुल ही राइटिंग में इस्तेमाल मत कीजिए। तो हम बार बार बोलते ही रहते हैं। अच्छा हाँ, टॉपिक स्पेसिफिक वोकैबुलरी होनी चाहिए। आप अगर हमारी क्लासेस भी ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि हम आपको कई टॉपिक से रिलेटेड वोकैबुलरी देते हैं। आपको इंटरनेट पे भी बहुत मिल जाएगी वैसे, है ना। तो आपको जिस तरह के लेटर्स लिखने हैं, या तो हम मेनली लेटर राइटिंग की बात कर रहे हैं, तो आपको जिस तरह के लेटर्स लिखने हैं उस हिसाब से आप अपनी वोकैबुलरी रखिए, अपनी लैंग्वेज रखिए। जैसे कि आप अगर अपॉलॉजी ऑफर कर रहे हैं, है ना, तो आप कहेंगे आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर। डिपेंडिंग अपॉन आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं या इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज़। इनफॉर्मल लेटर में आप ये चीज़ लिख सकते हैं, प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज़। डिपेंड करता है, आप अपने किसी दोस्त से लिख रहे हैं, किसी बात के लिए माफ़ी मांग रहे हैं, कुछ ऐसा हो गया है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड। फॉर्मल लिख रहे हैं तो आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड हेल्प मी विद समथिंग, यू नो, आगे जो जो भी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से। पर देखिए, अपॉलॉजी, सिंसियरली, एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज़, ग्रेटफुल, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट, ये इनफॉर्मल लेटर में आ जाएगा।
या सेमी फॉर्मल में भी आप इस तरह का लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह का लेटर होगा, सिचुएशन होगी, टॉपिक होगा, उसके हिसाब से आपको वोकैबुलरी आनी चाहिए और इसके लिए आपको पढ़नी चाहिए वोकैबुलरी। अगर आपकी पहले से स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको इसे स्ट्रेंथन करना चाहिए। इसके अलावा देखिए, आपको सही कोलोकेशंस और फ्रेसेस का अंदाज़ा भी होना चाहिए। कोलोकेशंस क्या होते हैं? कुछ शब्द ना ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो नेचुरली इंग्लिश में एक दूसरे के मतलब इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हैवी रेन, हैव अ रेस्ट, डू द डिशेस, मेक अ नॉइस, मेक अ मिस्टेक, सेव इलेक्ट्रिसिटी। आप नहीं कहते प्रिजर्व इलेक्ट्रिसिटी, आप सेव इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, सेव मनी, सेव एनर्जी, कीप अ प्रॉमिस। ओके, अगर किसी को ठंड लग जाए तो हम कहते हैं कैच अ कोल्ड। तो ऐसे बहुत लंबी चौड़ी तो लिस्ट नहीं है, बट आप कुछ कॉमन कोलोकेशंस किसी भी इंग्लिश के किताब में से या इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी। इसको भी आप याद करिए, ये भी आपके सही होने चाहिए। बिल्कुल गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे फिर मार्क्स लूज़ करेंगे। फिर आता है आपका जो भी आप बोल रहे हैं उसकी टोन सही होनी चाहिए। फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है, बिल्कुल उसी टोन में आपको लिखना चाहिए। फॉर्मल में इनफॉर्मल टोन नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार बोलती हूँ, फिर बोल देती हूँ, टोन जो होती है आपकी एटीट्यूड या इमोशंस को जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसको दिखाती है। एक बात और ध्यान रखिए कि इन मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए। एक ही वर्ड, एक ही फ्रेज को बार बार रिपीट करना। एक और गलती मैं बताती हूँ। एक ना हैबिट मैंने देखी अपने स्टूडेंट्स के साथ कि जब वो कोई 8, 10, 15 नए शब्द सीखते हैं ना, तो उनको एक टेम्पटेशन होती है कि उसको कहीं ना कहीं जाके फिट करें कि अब मैंने ये शब्द सीखा है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं इसे कहीं तो डाल के आऊँगा। तो ऐसी फीलिंग से, इच से आप बचिए। जब तक कोई एक शब्द एक कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं होता, आप उसको यूज़ मत कीजिए। हम जो फॉर्मल बैंड डिस्क्रिप्टर्स हैं वो भी देख लेते हैं, लेक्सिकल रिसोर्स कि किस बैंड के लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उस टेबल से भी अब मैं आपको वॉक थ्रू करा देती हूँ। बैंड 7 के लिए द रिसोर्स इज सफिशिएंट टू अलाउ सम फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रिसीजन। There is some ability to use less common and or idiomatic items. An awareness of style and collocation is evident, though inappropriacies occur. इसका मतलब ये है कि इंसान अवेयर है, उसको जानकारी है कि क्या स्टाइल से उसको लिखना है, किस तरीके से, और कोलोकेशन मतलब किस शब्द के साथ क्या जाना चाहिए, किस शब्द का सही यूज़ कहाँ है, वो पता तो चल रहा है लेकिन उसमें उतनी एक्यूरेसी नहीं है। देयर इज़ सम एबिलिटी टू यूज़ लेस कॉमन एंड और इडियोमैटिक आइटम्स। इडियोमैटिक आइटम्स पता है क्या होता है कि जैसे किसी इंसान ने नेचुरली किसी लैंग्वेज को सीखा होता है, बचपन से कोई लैंग्वेज बोल रहा होता है, तो जो उसका कमांड होता है ना उस पर वो दिख जाता है। अगर वही चीज़ आपके लिखने में भी झलकती है तो फिर आपकी राइटिंग को सही माना जाता है, मतलब आप 7 बैंड के आसपास पहुंचते हैं। देयर आर ओनली अ फ्यू एरर्स इन स्पेलिंग और वर्ड फॉर्मेशन एंड दे डू नॉट डिट्रैक्ट फ्रॉम ओवरऑल क्लैरिटी। मतलब कहीं कोई स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई तो हो गई, और उससे ऐसा नहीं है कि आपके लेटर का मीनिंग ही बदल जाएगा। बैंड 8 का देखते हैं। अ वाइड रिसोर्स इज फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबली यूज्ड टू कन्वे प्रिसाइज मीनिंग्स विद इन द स्कोप ऑफ द टास्क। बहुत से रिसोर्स, वाइड रिसोर्स माने अच्छी खासी एक रेंज ऑफ वोकेबलरी आप फ्लुएंटली यूज़ करते हैं और फ्लेक्सिबली यूज़ करते हैं, मतलब आपको पता है कि कहाँ क्या यूज़ होगा। एंड कन्वे प्रिसाइज मीनिंग्स विद द स्कोप ऑफ द टास्क। जो भी टास्क का स्कोप है, जो भी टास्क की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप उसका प्रिसाइज सही जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं। There is a skillful use of uncommon or idiomatic items when appropriate despite occasional inaccuracies in word choice and collocation। देखिए इसका मतलब ये है कि आप vocabulary, collocation, idioms वगैरह सब अच्छी तरह यूज़ कर रहे हैं, एक स्किलफुल राइटर की तरह लिख रहे हैं। और देखिए स्किलफुल राइटर क्या होता है ये मैं अभी आपको नहीं बता सकती, बट
इतना मैं आपको बता सकती हूँ कि एक एक्सपर्ट गाइडेंस में आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक लेवल ऑफ स्किल अचीव कर सकते हैं। सो अगर आप एक स्किलफुल राइटर की तरह लिखते हैं और ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब फीचर्स हैं आपकी राइटिंग में, तो फिर आप 8 बैंड की उम्मीद कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओकेजनल एरर्स इन स्पेलिंग और वर्ड फॉर्मेशन। हाँ, ओकेजनल कहीं कहीं किसी जगह पे कोई स्पेलिंग का एरर हो गया तो हो गया, बट इतना कॉमन नहीं है और उससे कोई शब्द का मतलब भी नहीं बदलता, मतलब आपके जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसका मतलब भी नहीं बदलता। नेक्स्ट बैंड 9, फुल फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रिसाइज यूज आर एविडेंट विद इन द स्कोप ऑफ द टास्क। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है और एक प्रिसाइज यूज है स्कोप ऑफ द टास्क में, मतलब टास्क का जो स्कोप है, जो रिक्वायरमेंट है। A wide range of vocabulary is used accurately and appropriately with very natural and sophisticated control of lexical features. तो vocabulary का जो यूज़ है वो accurate भी है, appropriate भी है। accurate का क्या मतलब है? सही इस्तेमाल है, उसमें accuracy है और एक वाजिब यूज़ है। ओके, सो जो बहुत नेचुरल लगता है और एक सोफिस्टिकेशन। देखिए, सोफिस्टिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप ओवर करें। सोफिस्टिकेशन का मतलब है कि चीज़ अपनी नेचुरलनेस को मेंटेन की हुई है। आप हमारे राइटिंग के सैम्पल्स देखेंगे ना तो आपको ये चीज़ थोड़ी बहुत समझ आएगी। कुछ अच्छे और यूट्यूब चैनल्स हैं जिन पे आप जाके सैम्पल्स पढ़ सकते हैं, धीरे धीरे आप उस चीज़ को सीखेंगे। ठीक है, कि कौन सा शब्द कहाँ पर सही तरीके से फिट होता है। गलत शब्दों को गलत जगह पे फिट करेंगे तो फिर अच्छे बैंड नहीं आते, फिर लोगों को समझ भी नहीं आता कि वो बैंड क्यों नहीं अचीव कर पा रहे। वो पढ़ते रहते हैं पर बार बार मल्टीपल अटैम्प्ट्स में भी उनके अच्छे बैंड्स नहीं आते, क्योंकि वो पढ़ तो लेते हैं पर गलत जगह अप्लाई करते हैं। माइनर एरर्स इन स्पेलिंग एंड वर्ड फॉर्मेशन आर एक्सट्रीमली रेयर एंड हैव मिनिमल इम्पैक्ट ऑन कम्युनिकेशन। बहुत ही माइनर एरर है, कहीं कोई एक आधा एरर हो गया तो हो गया और उसका कोई ऐसा फ़र्क भी नहीं पड़ता। कई बार गलती से टाइपिंग एरर भी हो जाता है या लिखते लिखते भी गलती हो जाती है, मुझसे भी गलती हो जाती है, मतलब उतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपकी ओवरऑल राइटिंग पे उसका कोई खास असर फ़र्क नहीं है तो फिर वो कह रहे हैं कि आपको बैंड 9 मिल सकता। देखिए, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ग्रामेटिकल रेंज और एक्यूरेसी की। नाम ही बता रहा है कि आपकी ग्रामर की एक रेंज होनी चाहिए। रेंज माने एक वैरायटी होनी चाहिए, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे आपको ग्रामर मतलब आनी चाहिए। वो क्या चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ, और साथ ही एक्यूरेसी तो चाहिए ही चाहिए, ग्रामर ठीक होनी चाहिए। एक बात याद रखिए कि अगर जो बहुत बेसिक सी गलतियाँ अगर आप करते हैं, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, जैसे टेंसेस हो गए या नाउन्स हो गया या अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन्स हो गए, अगर यहाँ आप छोटी छोटी या कॉमन वर्ब्स हो गए उनको आप गलत तरह से यूज़ करते हैं या आपको उनके फॉर्म्स नहीं ठीक से पता, तो फिर बहुत ख़राब एक इम्प्रेशन पड़ता है। यही अगर आप बहुत डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स में छोटी मोटी गलती करते हैं तो फिर पेपर चेकर भी समझ जाता है कि ठीक है, ये कहीं कोई गलती हो गई होगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो आपको आने ही चाहिए अगर आपको 7+ बैंड चाहिए। तो ये ग्रामेटिकल रेंज का क्या मतलब हुआ? पहला तो ये देखिए कि वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आप यूज़ कीजिए। भांति भांति के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं इंग्लिश में। फॉर एग्जांपल, सबसे सिंपल होते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक क्लॉज होता है, इसमें एक सिंगल सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। सम चिल्ड्रन प्ले इन दिस पार्क। सम चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, बाकी बेसिकली सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी का सारा प्रेडिकेट है। कहने का मतलब ये है कि एक सिंपल सेंटेंस में एक क्लॉज होता है। फिर हम देखते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस भी होने चाहिए आपके। कंपाउंड सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? कंपाउंड सेंटेंसेस मेनली देखिए बनते हैं फैन बॉयज़ को यूज़ करके। जैसे यहाँ पर देखिए, द नंबर इंक्रीज्ड एंड सेल्स रोज स्लाइटली। नंबर बढ़ा और सेल्स थोड़ा सा बढ़ा। दिस कोच हैज़ अ स्ट्रिक्ट अप्रोच बट द प्लेयर्स रिस्पेक्ट हिम ग्रेटली। यहाँ पर बट का यूज़ करके दिस कोच हैज़ अ स्ट्रिक्ट अप्रोच और द प्लेयर्स रिस्पेक्ट हिम ग्रेटली दोनों को जोड़ा गया है, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाती है। यहाँ एक कंपाउंड सेंटेंस बनता है बेसिकली। द पेट्रोल प्राइस राइजेज एवरी ईयर सो वी हैव टू इंक्रीज आवर रेट्स। पेट्रोल प्राइस हर साल बढ़ता है तो हमें अपना रेट बढ़ाना पड़ता है। इसके अलावा
कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी आने चाहिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ज़रूर लिखने चाहिए आपको अपनी राइटिंग में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें एक मेन क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। यहाँ पर भी एक कंजंक्शन के साथ ये दोनों जुड़े होते हैं। तो यहाँ एक मेन क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जिसको मेन क्लॉज कहते हैं, और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। व्हेन देयर इज़ अ हाइक इन पेट्रोल प्राइस वी एडजस्ट आवर रेट लिस्ट अकॉर्डिंगली। जब भी पेट्रोल के प्राइस में हाइक होता है, व्हेन यहाँ पर कंजंक्शन है जो जोड़ रहा है पहले क्लॉज को और दूसरे क्लॉज को। जिसके साथ व्हेन लगा है वो डिपेंडेंट क्लॉज बन जाता है, और बाकी का हिस्सा जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज बन जाता है। दोनों के बीच में कॉमा है। अगर पहले डिपेंडेंट आता है तो दोनों के बीच में एक कॉमा लगता है, अगर पहले इंडिपेंडेंट आता है तो फिर ये कॉमा नहीं आता। Even though some famous players play for this team, it has not been able to perform up to the mark. हालांकि यहाँ पर even though कंजंक्शन का काम करता है। कुछ फेमस प्लेयर्स इस टीम के लिए खेलते हैं, यह अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं कर पाई है। इफ द एंड कस्टमर इज अवेयर एंड डिमांड्स more environmentally friendly packaging, vendors can be compelled to seek suitable alternatives to hazardous materials. So यहाँ पर देखिए, मैं अब लंबा उसमें नहीं जा रही। इफ़ का यूज़ हुआ है। इफ़ ये ना, इफ़ का यूज़ इस सेंटेंस को एक कंडीशनल सेंटेंस भी बना देता है, कंडीशनल स्टेटमेंट बना देता है। साथ ही ये एक कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट भी है। तो कंडीशनल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, सिंपल, सारे सेंटेंसेस अगर आप सिंपल लिखते रहेंगे तो नहीं, आप किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा पैसिव, राइट, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। एक्टिव पैसिव आपको पता है तो ठीक है। हमने एक वीडियो बनाया था एक्टिव पैसिव का, बहुत सिंपल सा था और बहुत अच्छा वीडियो है एक्चुअली वो, तो उसको आप देख सकते हैं। आपको बड़ी अच्छे से समझ आएगा कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि टेंसेस को एक्यूरेटली यूज़ कीजिए। ये कोई बताने की बात नहीं है, यूज़ टेंसेस एक्यूरेटली। कोई अगर पास्ट की बात है तो पास्ट को यूज़ कीजिए। प्रेजेंट टेंस की बात कीजिए अगर आप कुछ रेगुलर एक्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, कुछ हैबिट्स की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस का यूज़ कीजिए। फ्यूचर टेंस का यूज़ कीजिए अगर आप फ्यूचर में किसी एक्शन की बात कर रहे हैं। यहीं अगर हम एकेडमिक की बात कर ही लेते हैं, यहाँ पर पास्ट सिंपल का यूज़ कीजिए अगर आप हिस्टोरिकल डेटा को बताना चाह रहे हैं। प्रेजेंट टेंस का यूज़ कीजिए कुछ अगर जनरल ट्रेंड है, राइट, या फिर आप चार्ट को किसी टाइम फ्रेम के बिना डिस्क्राइब करना चाहते हैं। फ्यूचर टेंस को यूज़ कीजिए अगर आप कुछ फ्यूचर की प्रोजेक्शंस की बात करना चाह रहे हैं। इसके अलावा आप आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी रिवाइज कीजिए एग्ज़ाम से पहले। आर्टिकल्स, देखिए मैंने देखा है कि आर्टिकल्स सबसे सिंपल टॉपिक होता है, बट सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है। अ एंड द का इस्तेमाल नहीं ठीक से हो पाता, गलतियाँ होती है। प्रेपोजिशंस पे हमने कई वीडियोस बनाए हैं, हमने उस पर कई क्विज़ेस भी डाली हैं। प्रेपोजिशंस में गलतियाँ होती ही रहती हैं स्टूडेंट्स की। अब यहाँ तो हम डिटेल में नहीं लेंगे, बट ये है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ रूल्स होते हैं, वो सब आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ हम वैरायटी की बात कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि आप एक ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को हर जगह पैसिव वॉइस लिख रहे हैं तो हर जगह पैसिव वॉइस ही लिखते चले जाएंगे। देखिए, थोड़ा सा टाइम रखिए अपने पास। ये मैं बार बार कहती हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इट्स क्रूशियल। मतलब ये तो आपको करना ही है, इट्स नेसेसरी, है ना। अच्छे राइटर्स गलतियाँ कर जाते हैं, तो थोड़ा उसको एडिट करने के लिए आपको टाइम रखना चाहिए। आप चेक कीजिए कि आपके वर्ब फॉर्म्स के साथ प्रॉब्लम तो नहीं है, प्लूरल सिंगुलर के साथ प्रॉब्लम तो नहीं है, आर्टिकल्स के साथ प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके वर्ब फॉर्म्स गलत तो नहीं हुए, प्लूरल सिंगुलर गलत तो नहीं हुए, आर्टिकल्स में मिस्टेक तो नहीं है, एडजेक्टिव्स एक्यूरेटली यूज़ किए हैं आपने, एडवर्ब्स की प्लेसमेंट सही है, लिंकिंग वर्ड्स और फ्रेजेस हैं, इनफ हैं या सही तरीके से यूज़ किए गए हैं नहीं। काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन्स देखिए, अपने टेंसेस वगैरह को एक बार चेक कीजिए, हर चीज़ को चेक कीजिए, वोकैबलरी,
ग्रामर, अगर कोई बेटर वर्ड याद आता है उसको लिखिए। बहुत जल्दी में अपना पेपर सबमिट मत कीजिए। यहाँ हमारे बैंड डिस्क्रिप्टर्स ख़त्म होते हैं। आईएलटीएस राइटिंग 1, जनरल राइटिंग पे हमने ज़्यादा फोकस किया, उसमें से भी क्योंकि हम इनफॉर्मल लेटर्स लिख रहे हैं तो हमने उसके एग्जाम्पल ज़्यादा लिए हैं। बट आई एम श्योर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आई एम श्योर आज आपने कुछ इम्पॉर्टेंट लर्न किया है और कुछ गलतियां अब आप अवॉइड कर पाएंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत सा कंटेंट है, बहुत सा यूज़फुल कंटेंट है मुझे कहना चाहिए। हमने उस सारे कंटेंट को मल्टीपल प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। हम आपको ग्रामर और वोकैबुलरी सिखाते हैं। ये आपकी मदद करते हैं अपनी लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखने और बोलने में। इसके अलावा हमारे चैनल पर ये प्लेलिस्ट है फ्रॉम नॉविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। यहाँ हम आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाते हैं जो आपकी मदद करते हैं इम्प्रेसिवली और इफ़ेक्टिवली राइटिंग और स्पीकिंग करने में। इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन करके एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में वो वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखिए, पहला स्टेप है कि आप लैंग्वेज सीखते हैं, आप ग्रामर और वोकैबुलरी ठीक से सीखते हैं, लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखते हैं। सेकेंड स्टेप है कि आपकी राइटिंग और स्पीकिंग थोड़ी इम्प्रेसिव हो जाती है। वो टिप्स हम आपको देते हैं फ्रॉम नोविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स वाली अपनी प्लेलिस्ट में। इसके सभी वीडियोस इंग्लिश में हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सब के सब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन हमारी इस प्लेलिस्ट में है। ऑप्टिमाइज करने से मेरा मतलब है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में से बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। ये प्लेलिस्ट आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ को पीसफुल और प्रोफेशनल लाइफ को पीसफुल करने के साथ साथ उसमें ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे आईएलटीएस से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मिल जाता है। आप अभी जाइए और हमारी इन प्लेलिस्ट को ब्राउज कीजिए। अगर आपको हमारा मटेरियल यूज़फुल लगता है, एंड आई कैन अश्योर यू हमारा मटेरियल यूज़फुल है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू सून।